CIA का इतना डंका पीटने वाला देश कैसे एक मुल्क से ये तक नहीं पता लगा पा रहा है कि यूरेनियम है कहाँ। 450 किलोग्राम यूरेनियम आज भी ईरान के पास कहीं छुपा हुआ रखा है, रिफाइंड यूरेनियम। उससे 10 हिरोशिमा के बराबर बॉम्ब्स बन सकते हैं। क्या किसी भी हाल में क्या ट्रम्प ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? ये उनके तस्वुर के बाहर है और नेतन्याहू का भी शायद करियर एंड टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है साहब, मतलब अभी तक अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, इतनी CIA का इतना डंका पीटने वाला देश कैसे घायल एक मुल्क से ये तक नहीं पता लगा पा रहा है कि यूरेनियम है कहाँ। मतलब कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी। उनका अंदाजा ये है कि वो इस्फहान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड टनल्स में, बंकर्स में छुपा हुआ है। इनके पास तो बंकर बस्टर बॉम्ब है, उस पर गिरा चुके हैं, पर वो अभी भी वहां पे दबा हुआ है इनके हिसाब से। पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने उसको पहले ही बिखेर दिया हो, अलग अलग जगहों पे रख दिया हो। अब ईरान मुल्क भी तो इतना बड़ा है, इराक से 5 गुना बड़ा, आबादी इराक से 3 गुनी बड़ी, तो बहुत बड़ा मुल्क है। अब वो कहाँ छुपा हुआ है एग्जैक्टली, पर इनका अंदाजा ये कि इस्फहान में है। तो एक तो वो बचेगा। आप ये बता रहे थे कि कितना, मतलब उनके पास जो न्यूक्लियर है मसौदा, उससे कितना नुकसान हो सकता है, क्या क्या बना सकते हैं वो? अगर वो इसको फर्दर रिफाइन ना करें तो एक डर्टी बॉम्ब भी बन सकता है और एक क्रूड बॉम्ब भी बन सकता है। डर्टी बॉम्ब तो ये होता है बस रेडिएशन फैला दिया। क्रूड बॉम्ब ये होता है कि कम इंटेंसिटी का एक हिरोशिमा के बराबर ब्लास्ट कर दिया। पर अगर ये 60% से 90% ले जाएं इसका रिफाइनमेंट और इसका ट्रिगर मैकेनिज्म और असेंबली बना लें बॉम्ब की, तो 10 बॉम्ब बन सकते हैं हिरोशिमा के बराबर, नागासाकी के बराबर, इसी मटेरियल में से। हिरोशिमा नागासाकी के बराबर 10 बॉम्ब बनाने की ताकत रखता है, इतना यूरेनियम है उसके पास। यूरेनियम है, पर अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी चीज़ें हैं, यानी कि रिफाइनिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज और ट्रिगर मैकेनिज्म और असेंबली, बॉम्ब असेंबली, वो है या नहीं है। उसमें तो काफ़ी तो इन्होंने, अमेरिका ने वो ख़राब भी करवा दिए थे, वो जब उसको वो किया था, सिल्कवर्म अटैक किया था, सिल्कवर्म जब डाला था हाई स्पीड पे उसको घुमा के। पर वो बहुत पुरानी बात है, 2010 की बात है। उसके बाद से ईरान ने ठीक कर लिया था सब। ऊपर से सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, आपके पास कोई डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी उस बॉम्ब को किसी तरह से टारगेट तक पहुंचाने के लिए। वो भी क्लियर नहीं है कि वो है कि नहीं, कि उसको मिसाइल से मेट करने के लिए, मिसाइल और उसको मिलाने के लिए, तो वो क्लियर नहीं है। तो पर खैर, इजराइल तो चैन की सांस नहीं लेगा जब तक वो मटेरियल नहीं मिलेगा। तो आप अगर समझौता करते हो ईरान से, तो आप एक घायल शेर को छोड़ते हो, वो फिर से इस पूरे खित्ते को हॉस्टेज रख सकता है, वो फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को धकेल सकता है। और अब तो उसको कॉन्फिडेंस भी है कि भाई जब मैं इनको इतना घसीट सकता हूँ, ये कुछ नहीं मेरा कर पाए, उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ही कर लेंगे। फिर आप यूरेनियम भी वहाँ पे रह जाता है। तो आप समझौता कर रहे हो, ऊपर से आप भी किस बलबूते पे समझौता कर रहे हो? ये तो आप पहले ही कर सकते थे, जंग से पहले। लोग पूछेंगे नहीं आपसे घर पे कि भैया ये तो तुम पहले ही कर सकते थे, तुम अब जो मजबूर हो रहे हो समझौता करने पे। तो उन समझौते, ईरान ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, रेपरेशंस, जो भी आपने नुकसान किया उसका। और भी 2-3 शर्तें रखी हैं। तो उस सूरत हाल में फिर से हॉर्मुज खुल सकता है। दूसरा तरीका हॉर्मुज खुलने का ये है कि आप एस्केलेट करें, यानी कि आप ग्राउंड फोर्सेस भेजें, या तो खर्ग आइलैंड पे जहाँ से 90% उनका ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे टर्मिनल है, क्योंकि ईरान के पास डीप सी पोर्ट्स नहीं है। तो खर्ग आइलैंड पे बड़े टैंकर आ सकते हैं, और वो उस पर एक हमला तो कर चुके हैं, पर उसको अगर एक ऑप्शन ये है कि उस पर ग्राउंड फोर्सेस डाल के उसको काबिज कर लिया जाए और उसको एज अ काउंटर इस्तेमाल किया जाए कि भाई हम इसको तभी छोड़ेंगे जब तुम हॉर्मुज छोड़ोगे। तो फिर जैसे मैंने बताया था, वो जो 3 आइलैंड है हॉर्मुज में, उनके ऊपर ग्राउंड फोर्सेस और समुद्री तट पे। तीसरा ग्राउंड फोर्सेस का ये है कि उस 450 किलोग्राम यूरेनियम को सिक्योर करने के लिए अमरीकी और इजरायली ग्राउंड स्पेशल फोर्सेस भेजें, हवाई जहाज के साथ और गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ, और उसको कब्जे में करें, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें या उसको वहां से निकाल लें। तो यानी कि इन सब सूरत हाल में टाइम लगेगा। अगर आप समझौता नहीं करते हो और ये करते हो एस्केलेशन, मिलिट्री एस्केलेशन ग्राउंड फोर्सेस के साथ, तो टाइम लगेगा। टाइम, कॉस्ट ऑफ वॉर भी, कॉस्ट ऑफ वॉर तो ऊपर जाएगी, पर
टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्च के एंड तक ये जंग ख़त्म नहीं हुई तो ऑयल 150-200 हो जाएगा डॉलर, स्टॉक मार्केट उड़ जाएगा, ऑयल मार्केट उड़ जाएगा, और जो अमेरिकन कंज्यूमर और वहाँ पे सड़क पे जो आएंगे लोग प्रोटेस्ट करने, वो अलग होगा, जैसे वियतनाम के दौर में हुआ था। तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट कैसे उठाएंगे ट्रम्प साहब? तो उनके पास दोनों ऑप्शन इतने बुरे हैं कि या तो समझौता करो या और लड़ो एस्केलेट करके फाइट को, कि वो झुंझला रहे हैं। अच्छा, लेकिन ईरान, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान एक ऐसे देश से लड़ रहा है जिसके इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करना भी लिखा हुआ है। क्या किसी भी हाल में जब एकदम झुंझला जाएं ट्रम्प, हारने की कगार पे पहुंच जाएं ट्रम्प, और जो भी वहां पर वो हासिल करने गए थे वो कुछ भी जब उनके हाथ ना लगे, किसी भी हाल में क्या ट्रम्प ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक तो उनसे अभी सवाल ये पूछा गया, क्या इजराइल कर सकता है? कल की अगर आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी हो तो ट्रम्प से पूछा गया क्या इजराइल न्यूक्लियर वेपन गिरा सकता है झुंझलाहट में वहाँ पे? तो ट्रम्प के मुंह पे एकदम से, ट्रम्प भी कुछ चौकन्ने हुए और हंसे, बोले नहीं, सवाल नहीं उठता। तो क्यों? वो इजराइल को नहीं कर, अगर ट्रम्प कहेंगे कि नहीं तो इजराइल कर नहीं सकता न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप वहाँ पे, तो ये उनके तस्वुर के बाहर है। और नेतन्याहू का भी शायद करियर एंड टर्मिनेट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, दोनों वजहों से, अमेरिका की वजह से भी और इंटरनल। तो क्या रोक रहा है उनको? वो तो दुश्मनी, अगर जिस देश को एक देश ये क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, एक देश ये क्लेम करता है कि वहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं है, फिर वही देश, अब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, तमाम रिपोर्ट्स आ गई इनकी डिफेंस की, वही देश जाता है और एक स्कूल पे बम गिरा देता है, जा करके बच्चियों को मार देता है। ये भी तो इन्हीं के ऊपर है। उसी देश का इतिहास हमने देख रखा है कि वो जा करके वहाँ 2.5 लाख लोगों को मार देता है, हिरोशिमा नागासाकी। तो वो उसको क्या रोक रहा है कि वो इजराइल को रोकेगा या न्यूक्लियर अटैक नहीं करने देगा? मतलब रोक क्या रहा है ट्रम्प को? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रम्प ने ऐसा किया, पहली बात तो अकेला यूएस प्रेसिडेंट कर नहीं सकता, उसके साथ एडवाइजर होते हैं, कैबिनेट पूरा मिलता है उसका, उसमें एग्रीमेंट होता है, तब करते हैं। प्रेसिडेंट अकेला तभी कर सकता है अगर अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो रहा हो तो, या डर हो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है पार्लियामेंट में। तीसरी बात यह है कि अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन इसको सहन नहीं करेगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एट द एंड ऑफ द डे वहाँ वोटिंग होती है, तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है कुछ हद तक, तो इस हद तक तो करता है कि न्यूक्लियर वेपन ना गिराया जाए। फिर अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं वो कहेंगे हम इस्तेमाल करेंगे अब, यानी ताइवान पे या यूक्रेन पे या जहाँ पे भी। बहुत सारे देश इंतजार कर रहे हैं कि आप करो तो एक प्रेसिडेंट सेट तो करो। तो वो अमेरिका नहीं करेगा ना, अमेरिका नेतन्याहू करने देगा, और नेतन्याहू अगर करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे अमेरिका की तरफ से भी, और ख़ुद इजराइल में भी जो है उनके अगेंस्ट जुडिशरी तो है ही। तो दूसरी बात ये कि फिर सब दौड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन के लिए, यानी टर्की भी दौड़ेगा न्यूक्लियर वेपन के लिए, फिर पाकिस्तान भी दे देगा सऊदी अरब को। अभी तक तो पाकिस्तान ने नहीं दिया इजराइल और अमेरिका के डर से, पर फिर पाकिस्तान कहेगा ठीक है 200 न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास भी हैं, इंक्लूडिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी छोटे साइज के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो वो दे देगा सऊदी अरब को, उस हालत में दे देगा। जब भी मुझसे कोई कहता है कि ऐसा कर सकता है तो मैं हमेशा हंसता हूँ, पर उस हालत में वो हंसी नहीं है, वो फिर हो जाएगा। तो और फिर मुझे लगता है हो सकता है जापान और साउथ कोरिया भी दौड़ेंगे फिर न्यूक्लियर वेपन के लिए, तो एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि वो न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे यूज़ करेंगे मोटा मोटा।